तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे जो संधि का भाग 2। भाग 1 में हमने स्वर संधि की थी। ये है हमारी व्यंजन संधि। आज हम देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। देखिए, आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जगत प्लस ईश, जगदीश, भगवत प्लस गीता, भगवत गीता। तो ये सब क्या हमें दर्शा रहे हैं? ये सभी उदाहरण ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो व्यंजन है, व्यंजन और स्वरों का मेल होता है या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है, तो उन शब्दों में क्या परिवर्तन आता है। तो जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आपको क्या है कि इसमें एक तरफ जो व्यंजन मिलेगा और एक तरफ स्वर या व्यंजन, कुछ भी हो सकता है, उनके आपस में मेल होने पर जो शब्द में जो परिवर्तन आएगा उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। चलिए, अब विस्तार पूर्वक इसके भी व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये है हमारे व्यंजन संधि के नियम और हम करने जा रहे हैं हमारा पहला नियम। अब व्यंजन संधि का पहला नियम क्या बताता है? वर्ग के पहले वर्ण। देखिए, वर्ग होता है कै वर्ग, चै वर्ग। जब हमने वर्ण विच्छेद किया था, स्वर व्यंजन के बारे में जाना था, तो मैंने आपको कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और उनके उच्चारण स्थान के बारे में भी बताया था। तो आपको अच्छे से पता होगा कि वर्ग, जो वर्णमाला होती है उसका एक वर्ग होता है, कै वर्ग होता है जिसमें 5 वर्ण होते हैं, चै वर्ग होता है जिसमें 5 वर्ण होते हैं। तो वो उसका जो पहला अक्षर है, ठीक है, वर्ग के वर्ण का पहला अक्षर, जैसे कै, चै, टै, दै, तै, पै, और वो सब किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी कि ग। जैसे क है वो ग में परिवर्तित हो जाएगा, च है वो ज में परिवर्तित हो जाएगा, ट है वो ड में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर द है तो वो अगर वो त है तो वो द में परिवर्तित हो जाएगा, और प है तो वो व में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ उदाहरण है, देखिए। दिक् प्लस दर्शन। अब क है आधा है तो ग भी हमारा आधा ही रहेगा, दिग्दर्शन। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दिक् अंत। दिक् इस यहाँ पर क है वो आधा है, लेकिन अंत का अ है वो क में प्लस हो गया है तो ग पूरा आ गया है, दिगंत। इसी प्रकार से ये जो सारा है, जहाँ पर भी स्वर आ जाता है वहाँ पर हमारा जो व्यंजन है वो पूरा लिखा जाता है, और जहाँ पर आगे व्यंजन आ जाता है तो वो स्वर हमारा आधा ही रह जाता है। इसी प्रकार से वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। अब देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये आप वर्णमाला अगर आपके सामने रखेंगे और उसमें से आप ये सारा समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। उसके पश्चात अगर आपको वर्ग का पहला अक्षर मिलता है और उसके बाद में न तथा म आए तो प्रथम वर्ण 5वें में बदल जाता है। अब देखिए, 5वां जो भी वर्ण होता है, किसी भी वर्ग का 5वां जो वर्ण है वो नासिक्य वर्ण होता है, यानी कि अनुस्वार होता है वो। जैसे कै का पंचम वर्ण ण, चै का ङ, और टै का अण, और तै का न, और प का म। तो इस प्रकार से देखिए, उत प्लस नयन न है, पंचम वर्ण है, तो ये तय का जो पंचम वर्ण है, आपको ऊपर भी बताएगा, तय का पंचम वर्ण क्या है? न है, तो ये न ही हो जाएगा। आधा तय है तो न भी हमारा आधा ही रहेगा, उन्नयन। ठीक है। चित प्लस में, चिन्ह में। ठीक है। सत प्लस मति, सन्मति। इस प्रकार से ये बहुत आसान है। एक बार इसका आप अभ्यास करोगे तो आपको आसानी से इसका समझ आ जाएगा। अब देखिए, हमारा जो तय संबंधी नियम है, तय संबंधी एक विशेष नियम जो है व्यंजन संधि में, वो देखते हैं। यदि तय व्यंजन के साथ च और छ आता है तो तय का परिवर्तन च में हो जाता है। याद रखिएगा, अगर तय व्यंजन आता है और उसके साथ जो वर्ण अगला शब्द है जो हम प्लस करते हैं, जिसको हम साथ जोड़ते हैं, तो वो अगर च और छ होता है तो जो च है हमारा वो च में परिवर्तित हो जाता है। यदि इसी प्रकार तय के पश्चात अगर ज और झ आ जाए
देखिए पहले च और छ आना है, दूसरी बार ज और झ। अगर च और छ आता है तो वो च में परिवर्तित हो जाएगा जो तय है हमारा। और अगर तय के बाद ज और झ आता है तो वो ज हो जाता है तथा च के पश्चात यानी कि वो ज में परिवर्तित हो जाएगा अगर ज और झ आएगा। और त के पश्चात यदि ल होने पर वो ल में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ज और झ आने पर आधे ज में परिवर्तित हो जाएगा और त के पश्चात ल आने पर आधे ल में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। अब इसमें क्या है, तय के पास ज आया है तो अगर ज आएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ज है वो ज में ही परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया उज्ज्वल। ठीक है, यदि तय के बाद है व्यंजन आए तो तय का द या है का ध हो जाता है। ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है कि यदि तय के बाद है व्यंजन आ जाएगा तो तय का हमारा क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, और है का क्या बन जाएगा, ध बन जाएगा। जैसे देखिए उत प्लस हार, ये ध्यान से देखिएगा, उत प्लस हार, उत प्लस हार क्या बना हमारा, उद्धार। अब यहाँ तय के बाद है और जो हमारा तय के बाद है आया है तो हमारा तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, द में हो जाएगा, तथा जो है वो ध में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तय की जगह ऊ की जगह ऊ आ गया, तय की जगह द आ गया और है की जगह ध आ गया, यानी उद्धार। ठीक है, इसी प्रकार यदि त के पश्चात श आए, त के पश्चात क्या जाए, श आए तो तय का च और श का छ हो जाता है। अब यहाँ दोनों जो व्यंजन है वो दोनों ही परिवर्तित हो रहे हैं। उदाहरण देखिए उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। अब देखिए तय का हमने क्या बना दिया, च बना दिया, और श का छ बना दिया, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। तत् शिव, तय का हमें क्या बनाना है, च बनाना है, और श का क्या बनाना है, छ बनाना है, तो क्या बन गया, उच्छिव। इसी प्रकार से तो ये हमें जो नियम है उनको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए अब है हमारा छ संबंधी नियम। अब इसमें देखिए यदि किसी स्वर के पश्चात, किसी भी स्वर के पश्चात क्या आ जाएगा, छ आ जाए तो झ से पहले च वर्ण जुड़ जाएगा, यानी छ तो हमारा छ ही रहेगा लेकिन उससे पहले क्या वर्ण जुड़ जाएगा, च, और वो भी आधा जुड़ जाएगा। इसमें उदाहरण देखिए जैसे वृक्ष प्लस छाया। अब वृक्ष में क्या होता है, श क्षत्रिय होता है, उसमें क प्लस श प्लस अ होता है, तो अ हमारा स्वर है और छाया छ है तो उसका हमारा क्या बन गया, व्र आधा च छाया। अब हमारा जो स्वर है उसका हमने च बना दिया। ठीक है, वृक्ष छाया। ऐसे ही जगत प्लस छाया, जग प्लस जग का तय है वो क्या हो गया, च में परिवर्तित हो गया, तय में ए होता है तो छाया, जग छाया। इसी प्रकार से आप ये सारे उदाहरण देखेंगे तो आपको ये नियम अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद है मैं संबंधी नियम। अब देखिए यदि मैं के पश्चात, यदि मैं के पश्चात यानी मैं के बाद में अगर कै से मैं तक कोई व्यंजन आ जाए, आपके पास जो आरंभ का शब्द है उसमें मैं है उसके अंत में, ठीक है, तो उस मैं के बाद कै से मैं तक, ठीक है, पूरी वर्णमाला कै से मैं तक की जो वर्णमाला है उसमें कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं उस व्यंजन वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। यदि कै का अण, च का इ, ट का ण, त का न, प का म, और मैं का म ही रहता है। देखिए किस प्रकार से, किम प्लस कर। अब आप देख रहे हैं आपके सामने उदाहरण है कि किम प्लस कर, किंकर। और यहाँ पर देखिए जो पंचवर्ण होता है उसमें हम अनुस्वार लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया गया है। मैं को हटाकर क्या लगा दिया, अनुस्वार। लेकिन यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया गया है कि क का पंचवर्ण क्या है, अण है, तो यहाँ क्या बन गया, किंकर। देखिए पहले जो हमने पहला नियम किया था पंचम वर्ण वाला, उसमें हमें ध्यान रखना है कि उसमें क्या था, उसमें जो इधर जो आपका किम की तरफ का जो शब्द है वो उस शब्द की तरफ आपका
क वर्ग व च वर्ग ट वर्ग से आना था और इधर पंचम वर्ण आना था, उसमें न और मैं आना था, तो वो पंचम वर्ण में परिवर्तित होता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इधर तो फर्स्ट पहला जो शब्द होगा उसमें तो आपको मैं ही मिलेगा, और उसके दूसरी तरफ कै वर्ग च वर्ग ट वर्ग का कोई भी वर्ण आपको मिल सकता है, कोई भी वर्ण उसी वर्ग का, यानी ख भी हो सकता था यहाँ पे, किम प्लस खर भी हो सकता था, ठीक है, तो भी यहाँ पर अण ही आना था, अण ही आना था। जैसे सम प्लस तोष, संतोष। अब यहाँ पर देखिए त का जो पंचवर्ण है वो न है, तो यहाँ पर अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार से ये है, शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव मैं का ही रूप लेता है, और इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, पंचवर्ण का प्रयोग न कर कर मैं का प्रयोग किया है। तो अगर आप इसका अभ्यास करोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। अब देखिए हमारा हमने विशेष नियम किए, अब हमारे कुछ अन्य नियम भी हैं। अन्य नियम में नियम नंबर 1 है, वो है हमारा मैं के बाद अगर कोई अंतस्थ और उसमें व्यंजन आ जाता है। देखिए य र ल व श श स ह आने पर जो मैं है वो अनुस्वार में प्रयुक्त हो जाएगा। जैसे सम प्लस योग, स का स रहा, मैं का अनुस्वार बना दिया, संयोग, सम प्लस स्मरण, सम का मैं का अनुस्वार बना दिया, संस्मरण हो गया। इसी प्रकार से दूसरा नियम हमारा है कि मैं के बाद मैं आने पर वो द्वित्व व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। द्वित्व व्यंजन आप जानते होंगे, मैंने पहले भी बताया है, वर्ण विचार में ही बात की थी हमने द्वित्व व्यंजन की, कि जैसे जब एक जैसे ही वर्ण एक साथ हो, जिसमें से एक आधा और एक पूरा, वो द्वित्व व्यंजन होते हैं। जैसे सम प्लस मोहन सम्मोहन, सम प्लस मति सम्मति। अब न का अण का नियम देखिए, री र श से न का अण हो जाता है। अब किस प्रकार होता है ये ध्यान रखिएगा आप, ये उदाहरण से समझ में आएगा। लेकिन इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श और स का आ जाए कोई भी वर्ण तो न का अण नहीं होता। देखिए नियम, हर प्लस न, अब इसमें क्या है, र के प्लस में क्या है, न है, इसका क्या बन गया, अण बन गया, हरण। परि प्लस नाम क्या बन गया, परिणाम। भूष प्लस अन क्या बना, भूषण। शोष प्लस अन शोषण। इस प्रकार से ये हमारे जो नियम हैं वो समाप्त होते हैं। लेकिन कुछ विशेष बातें भी हमें संधि में ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए अब उन्हीं विशेष बातों के बारे में हम जानते हैं। अब देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था कि री र श न का आता है तो वो अण में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कुछ विशेष स्थान बताए थे। अब देखिए आपके सामने है कि अर्जुन, दुर्जन, दर्शन, रतन, अर्चना, पर्यटन इत्यादि इसके अपवाद हैं, क्योंकि इन शब्दों में क्रमशः दुर्जन हो गया, जैसे इनमें क्या आता है, जय आता है, और दर्शन में श आता है, और रतन में त आता है। तो अगर ऊपर बताया गया था कि श ज त च और ट आने के बाद न का क्या नहीं होता, फिर वो अण में परिवर्तित नहीं होता। तो ये जो कुछ अपवाद है इनका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है स का श, स से पूर्व आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। देखिए अभी प्लस शेख, अब इसमें क्या है, इसमें स से पूर्व यानी स है और इससे पूर्व आ से भिन्न यानी और आ ना आए, इसमें नहीं आया है। इसमें अगर भय का वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम तो भय प्लस ई आता है, तो ई के साथ अगर श आ गया है तो ये श में परिवर्तित हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अभिषेक। वी प्लस सम, अब वी में भी वै प्लस ई आया है तो वी के साथ अगर सम का योग होगा तो क्या बन जाएगा, विषम। लेकिन इसमें भी कुछ विशेष है, जैसे वी प्लस स्मरण, ठीक है, विस्मरण, अनु प्लस में स्वार, अनुस्वार, अनु प्लस में शरण, अनुसरण, इसके क्या हैं, अपवाद हैं। देखिए वो कैसे अपवाद हैं, ये वी प्लस में स्मरण, जैसे कि इसमें स आधा है, पूरा नहीं है, विस्मरण। अनु प्लस में स्वार, क्योंकि स है वो स्वर रहित है, इसलिए इसे हम स नहीं मान सकते, यहाँ पर अ नहीं है, इसे अनुसरण। इसमें जो है इसमें तो स पूरा है लेकिन ये इसका अपवाद है, जैसे अनु और शरण।
ठीक है, तो ये अपवाद है, इनका हम विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। व्याकरण में ऐसा बहुत जगह होता है कि एक नियम हमें बता दिया जाता है और तुरंत उसी नियम का ऐसे के ऐसे ही हमें एक अपवाद मिल जाता है। तो व्याकरण में जो अपवाद होते हैं उनका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से हमारा संधि का भाग 2 जो थी व्यंजन संधि वो समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आएगा। और अगर कुछ संयंत्र अभी भी हमारा शेष रह जाता है, आपकी कुछ जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न बाकी रह जाते हैं, तो वो हम हमारी ऑनलाइन कक्षा की संप्रेषण जो कक्षा होगी उसमें भी उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।